नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में बज गया चुनावी बिगुल। असम, केरला, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल तो पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग। 4 मई को आएंगे सभी के नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेज हुई सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल में अब की बार टीएमसी होगी सत्ता से बाहर। टीएमसी का चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा। कांग्रेस की शिकायतें जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा भावुक पत्र। अविश्वास प्रस्ताव के बाद दिए वक्तव्य को बताया अत्यंत प्रभावशाली। विपक्ष को दिया कड़ा संदेश। कहा लोकतंत्र में संवाद अहम लेकिन मर्यादा सर्वोच्च। देश में एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार सख्त। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। और ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले तेज। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हुए धमाके। सड़कों पर मलबे का ढेर। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 773 लोगों की मौत। और आइए अब शुरुआत करते हैं। साल 2026 की बड़ी सियासी लड़ाई का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। असम, केरलम, पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत आने वाली सप्लीमेंट्री लिस्ट को भी वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात कही है तो हिंसा मुक्त और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का भरोसा भी दिया है। 2026 के सबसे बड़े संग्राम की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। कुल 824 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में 17.4 करोड़ कुल मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए कुल 2.19 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके लिए कुल 25 लाख मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. चुनाव की तारीखों को देखें तो चुनाव आयोग ने पुदुचेरी, असम, केरलम और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान करने का फैसला किया है। पुदुचेरी, असम और केरलम में मतदान 9 अप्रैल को संपन्न कराया जाएगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया है। यहाँ 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान संपन्न कराया जाएगा। इन सभी राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी। Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April. West Bengal, the polling shall be held in 2 phases. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May. 2026. चुनाव आयोग ने इन चुनावों में तकरीबन 30 नए प्रावधान अपनाए हैं, जिनमें मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना और चुनाव में पारदर्शिता प्रमुख लक्ष्य है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने व्यापक तैयारी की है। सीईसी ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए अपने मताधिकार का गर्व और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हिंसा और अफवाह 2 ऐसे तत्व हैं जो चुनाव को बेहद प्रभावित कर सकते हैं। इन तत्वों पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में
हो रहे विधानसभा चुनाव में फेक वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी और चुनाव आयोग उस पर सख्ती बरतेगा, कार्रवाई करेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। साथ ही राजनीतिक हिंसा के लिए भी किसी तरह की कोई जगह नहीं होगी। इसके लिए भी चुनाव आयोग कमर कसकर तैयार है। अपने सहयोगी ऋषि कुमार और दिव्यांशु मल्होत्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित सभी ऐप्स अब एक ही प्लेटफॉर्म ECI नेट पर उपलब्ध होंगे, जिससे कि आम जनता और प्रत्याशियों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। One major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your Epic card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 12 महीनों में निर्वाचन आयोग ने चुनावों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 30 से अधिक नई पहल की है। इन पहलों का उद्देश्य मतदाताओं के अनुभव को सुखद बनाना और चुनावों को सभी के लिए ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनाना है। During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent, the experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, जिसके बाद अब सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बंगाल में जहां ममता दीदी लगातार चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन की बात कही है। असम में बीजेपी कांग्रेस के बीच अब बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो तमिलनाडु में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। उधर केरलम में LDF और UDF की लड़ाई के बीच अब बीजेपी भी अपनी सियासी जमीन का विस्तार कर रही है। इन दावों के बीच अब चुनावी तपिश तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? असम के चुनावी दंगल का सरदार कौन होगा? केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी किसके साथ हैं? इन सवालों के जवाब 4 मई को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तारीखों का ऐलान होते ही वादों और दावों की हौड़ मच चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, लिहाजा सभी दल पूरे जोश से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक तरफ भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वो पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी। उधर कांग्रेस की शिकायतें ही खत्म नहीं हो रही। चुनाव आयोग का ये फैसला को हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग विश्वास करते हैं, एक दफा हो या 7 दफा हो, पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है जो तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन देके रहेगा। का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस वापस फिर आ रहे हैं 4th टाइम के लिए। 1 फेज हो, 2 फेज हो और 2 से ज्यादा फेज हो, उसका बात नहीं है। कोई जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां धर्म वहां जीत। भाजपा फिर से असम में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। एक ही फेज में होंगे चुनाव, तो चुनाव के लिए हम लोग पूरे तैयारी है। एनडीए इस बार हेक्टिक करेगा। केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होना है। 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। तीनों प्रदेशों में भी चुनावी अखाड़ा सजने के बाद राजनीति अब आसमान पकड़ने लगी है। तमिलनाडु से CPI नेता डी राजा ने चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। दूसरी तरफ DMK का कहना है कि काम के दम पर सरकार बनाएंगे।
there are many issues which are being raised. Election Commission needs to answer with an amount of credibility. 5 years the Chief Minister has worked hard. The party, as I said, from 22, 23 onwards, has been working in grassroots level, are in a position to select candidates for all the constituencies, barring where the allies are contesting, and then win all those constituencies. लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप, वादे और सियासत तेज होगी, लेकिन आखिर में फैसला जनता के हाथ में होगा। किसे मिलेगा सत्ता का ताज और किसे करना पड़ेगा इंतजार, इसका जवाब अब वोट की ताकत ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सामने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बंगाल में चुनाव संपन्न कराने की चुनौती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और सबसे ज्यादा जिन राज्यों के प्रति है वो बंगाल है। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बाकी 5 राज्यों की तुलना में बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराने पर बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव है, बंगाल में भी 1 चरण में चुनाव होता, वहां काफी हंगामा हो रहा है, एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर धरने पर बैठी थी। ऐसे माहौल में क्या होगा, इस पर लोगों की नजर है। बंगाल में 2 फेज में है, बाकी जगहों पे एक फेज में, तो बंगाल में भी एक ही फेज में होता, अब 2 फेज में क्यों है, ये इस पर प्रश्न है। और ऐसे भी बंगाल में अभी काफ़ी हंगामा भी हो रहा है एसआईआर को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार धरने पे बैठी हुई थी एसआईआर को लेकर। तो ऐसे माहौल में बंगाल चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी लोगों की नज़रें हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे माहौल में चुनाव डिक्लेयर होना एक बहुत बड़ी बात है और उसमें सब कुछ अच्छे से हो जाए, हम लोग तो यही मनाएंगे। और पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही डीए देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि जब तक उनके खातों में वास्तविक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस घोषणा पर भरोसा करना मुश्किल है। डीए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठनों का दावा है कि शुक्रवार को हुई हड़ताल के दबाव के बाद ही ममता सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीए के भुगतान को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए दिसंबर तक का समय मांगा था। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन और हालिया हड़ताल के बाद ही सरकार को डीए भुगतान की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जब इलेक्शन का डेट अनाउंस होने वाला था, अचानक इस तरह से उनका ये बोलना, इससे एक चीज़ तो प्रमाण है, संग्रामी ज्योति मंच जो 1144 दिन से जो लड़ाई लड़ रही है और ये जो 13 तारीख को जो धर्मघट हुआ, उसके दबाव में सरकार ने आज इस तरह की घोषणा की है। लेकिन साथियों, ज्ञात हो आप लोगों को ये भी बता दें, जब तक कोई जीओ नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर जब तक नहीं आता है, माननीय मुख्यमंत्री की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके पूर्व में भी उन्होंने बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, वो सारे वादे उन्होंने कभी पूरा किया नहीं। आज भी जब तक कोई जीओ नहीं आता है, इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। और पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने का ईसीआई फैसला काफी संतोषजनक है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों यानी कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न होगा, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। बहुत अच्छे हुआ इसलिए क्योंकि बार बार 8 बार 10 बार विभाग में भाग करने का कोई बात नहीं है। डिसीजन जो लिया है ईसीआई ने, बहुत अच्छे डिसीजन लिया है।
दो दफा में अच्छा वोट होगा। ईसीआई का डिसीजन अच्छा है। हम लोग चाहता है सिक्योरिटी जो सेंट्रल सीआरपीएफ और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जाएंगे वो पुलिस का अंडर में ना घूमे, और पुलिस का अंडर में घूमे तो जो पुलिस ऑफिसर उसको मतलब इलेक्शन करने नहीं, इलेक्शन का विरोध करते हैं, इलेक्शन का तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में करते हैं, उसको हटना चाहिए। और भाजपा नेता तिमिलिसाई सुंदरराजन ने चुनाव की तारीख की घोषणा का स्वागत किया है। एसआईआर के जरिए वोटर का नाम जो है वो किस तरह से यहां पर रखा जाए और इस लिस्ट को और बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी तारीखों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास चुनावी तैयारी के लिए भरपूर समय है। अपडेट वोटर लिस्ट से अयोग्य वोटरों की छंटनी से लोग बहुत खुश हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, I thank the Government of India and the Election Commission for coming with the cleansed list, that is SIR. Today the Election Commissioner has very clearly said no ineligible voter will be allowed, no eligible voter will be omitted. So that's a great news for all the voters. This time we are coming with the cleansed votes and we have adequate time, and the anti-incumbency is there. So we are very hopeful that we will come with flying colors. और चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सांसदों और विधायकों के क्षेत्रीय विकास निधि से नए धन का आवंटन नहीं किया जाएगा। पहले से शुरू हुए कार्यों को जारी रखा जा सकता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान नए काम शुरू नहीं होंगे। सभी सरकारी कार्यालयों के से चुनावी प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर हटानी होगी, जबकि सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे में हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी विभागों को नई योजनाओं के प्रस्तावों को सीधे निर्वाचन आयोग को भेजने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। आयकर विभाग और भारतीय तटरक्षक बल को काले धन की निगरानी के लिए सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध नकद लेन देन पर नजर भी रखी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और मतदान से पहले अंतिम 48 घंटों में प्रचार पर भी रोक होगी। चुनावी प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित होगा और नाबालिगों को चुनावी कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकेगा। कुछ विशेष सरकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। प्रवासी भारतीय मतदाताओं को केवल अपना मूल पासपोर्ट दिखाकर मतदान करना होगा। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कोलकाता के गिरीश पार्क में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं राज्य में एसआईआर के तहत सप्लीमेंट्री सूची का प्रकाशन भी इस सप्ताह संभावित है, जिसमें करीब 15 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों और सियासी टकराव ने जोर पकड़ लिया है। गिरीश पार्क इलाके में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प मामले में रविवार सुबह तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार रात तृणमूल और भाजपा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने उससे पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था। झड़प में घायल 2 पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि 6 घायल लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि शनिवार को ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच गिरीश पार्क इलाके में झड़प हो गई थी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा ने बंगाल पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बारानगर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन भी किया। भाजपा ने इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं टीएमसी ने भाजपा पर धार्मिक भावनाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जितना दिन तक पुलिस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल, कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट, जितना दिन तक इलेक्शन कमीशन का हाथ में नहीं जाएगा, तब तक इस तरीके से हादसा होते ही रहे। बांग्ला में सांप्रदायिकता नहीं चलेगा। बंगाली आदमी जो है वो शांति प्रिय आदमी है, सब धर्म को श्रद्धा सम्मान करता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत इस सप्ताह की पहली सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार विचाराधीन 60 लाख आवेदनों में से शुक्रवार तक 15 लाख आवेदनों का निपटारा हो चुका है।
इन 15 लाख में से लगभग 8 लाख लोगों को फिर से मताधिकार मिलने की संभावना बताई जा रही है। सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री सूची में जिन मतदाताओं के नाम रद्द हुए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित ट्राइब्यूनल में आवेदन कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ट्राइब्यूनल के गठन की प्रक्रिया तय करेंगे। प्रक्रिया अंतिम होने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों के नाम तथा उनका पारिश्रमिक तय करना होगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल के कामकाज के लिए अलग कार्यालय और कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए जिला स्तर पर ट्राइब्यूनल गठित करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीते 10 साल में बीजेपी सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में असम की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर कोई काम नहीं हुआ, तो बीते 10 सालों में असम में शांति स्थापना के साथ विकास को तेज रफ्तार दी गई है। गृह मंत्री ने असम की जनता से अगले 5 साल के लिए जनादेश देने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं, लगन के साथ असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले असम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जर्जर था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। मनमोहन सिंह जी यहां से सांसद बने थे, मगर असम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। और 10 ही साल में आज मैं मंच से गौरव से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बनाने का काम समाप्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेसियों की सरकार आई, उन्होंने असम को घुसपैठियों की पनाहगाह बनाया था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1,51 बीघा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई। अमित शाह ने असम को घुसपैठ मुक्त करवाने के लिए तीसरा जनादेश देने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक रकीबुद्दीन अहमद ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हमने वादा किया था हम असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा घुसपैठियों से मुक्त कराए। एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए, केवल असम नहीं पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे। गौरव गोगोई एक रिकॉर्ड मार्जिन करके गौरव गोगोई जीत के जाएंगे और हम तो असम का ये जो 26 का जो इतिहास है, इस इतिहास में एक रचनात्मक हम इतिहास रचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा शक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिना पर्ची, बिना खर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चलाती है, ये इसका उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे निजी स्वार्थ और अहंकार की भावना काम कर रही थी। पीएम ने इसे राजनीतिक कुकृत्य करार दिया और साथ ही स्पीकर के खिलाफ उठाए गए राजनीतिक कदम को अस्वीकार करने पर सदन के सदस्यों को बधाई भी दी। पीएम ने स्पीकर को पत्र लिखकर अविश्वास प्रस्ताव दिए गए उनके वक्तव्य की भी सराहना की है। पीएम ने पत्र में लिखा है कि आपने जो वक्तव्य दिया और उसमें संसदीय इतिहास, नियमों की सर्वोच्चता, अध्यक्ष के दायित्व का जिस संतुलन और स्पष्टता से उल्लेख किया वो अत्यंत प्रभावशाली था। इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। पत्र में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीएम ने इशारों में ही विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। पीएम ने लिखा है कि संसद का मूल स्वभाव संवाद, तर्क और विचार विमर्श है।
सदन में उठने वाली हर आवाज देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन असहमति, असम्मान के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। उन्होंने संसदीय मर्यादा के पालन पर जोर देते हुए कहा कि संसदीय मर्यादा का सम्मान लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि अपने कठिन परिस्थितियों में भी जिस धैर्य, संतुलन और निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन किया, उससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा मजबूत हुई है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्र के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने पीएम के पत्र के जवाब में लिखा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के प्रति आपका हमेशा अटूट विश्वास रहा है। आपका पत्र लोक सेवा के उन उच्चतम नैतिक मूल्यों को व्यक्त करता है जिन्हें आपने अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में जिया है। आपका ये संदेश दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर संसद, राज्य, विधानमंडल और स्थानीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेगा और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा स्थापित लोकतंत्र के सशक्त नैतिक आधार को और सुदृढ़ करेगा। स्पीकर ने पीएम मोदी के पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय ब्रुसेल्स दौरे पर हैं, जहां बेल्जियम में भारतीय दूतावास सीडीए डॉक्टर एम बालाजी ने उनका स्वागत किया और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है। एस जयशंकर ने इस यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर के जरिए साझा की। भारत ने यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर आर्थिक सहयोग को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुआ ये समझौता निवेश, तकनीक और रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए भारत यूरोप आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएगा। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता किया है, जिससे व्यापार और निवेश सहयोग को नई दिशा मिलने जा रही है। EFTA समूह में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन जैसे विकसित यूरोपीय देश शामिल हैं। इस समझौते के तहत आने वाले वर्षों में भारत में लगभग 100 अरब डॉलर के निवेश और करीब 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता भारतीय उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSME, युवाओं और पेशेवरों के लिए नए अवसरों का रास्ता खोलता है। इस समझौते से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। ये समझौता वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार और सतत विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है। इसके तहत EFTA देश भारत में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देंगे, जबकि भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत भारत के कई उत्पादों को EFTA देशों के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। इसमें इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और अन्य औद्योगिक वस्तुएं शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के उच्च क्रय शक्ति वाले बाजारों तक पहुंच आसान होगी। भारत EFTA TEPA तकनीक, नवाचार और कौशल विकास में सहयोग को भी बढ़ावा देगा। इससे भारत में उन्नत विनिर्माण, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नए निवेश और साझेदारी के अवसर पैदा होंगे। भारत ने इस समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक संरक्षित रखा गया है, ताकि घरेलू किसानों और छोटे उद्योगों के हित सुरक्षित रहें। भारत और EFTA देशों के बीच हुआ ये व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता न केवल निवेश और व्यापार को नई गति देगा, बल्कि भारत और यूरोप के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को भी और मजबूत बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना स्थित उमरी में देश के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। दूरसंचार विभाग के समृद्ध ग्राम फिजिकल सेवाएं पहल के तहत उमरी अब देश का पहला आधुनिक समृद्ध गांव बन गया है। इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और कृषि जैसी आवश्यक सुविधाएं एक ही छत के नीचे डिजिटल रूप में प्राप्त होंगी।
उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वयं VR उपकरणों को पहनकर उनका तकनीकी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को इन अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग और उनसे होने वाले फायदों के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया। केरलम के परिवहन मंत्री KB गणेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी पत्नी बिंदु मेनन द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंध के आरोपों के बाद अब उनके ही समुदाय की प्रमुख सामाजिक और शैक्षणिक संस्था नायर सर्विस सोसाइटी ने उनसे दूरी बना ली है। सोसाइटी नेतृत्व ने कोल्लम जिले के पतनापुरम तालुक में नायर सर्विस सोसाइटी यूनियन को भंग कर दिया है और जिसके अध्यक्ष गणेश कुमार हैं। ये फैसला यूनियन के अधिकांश सदस्यों की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए लिया गया है। इसके साथ ही यूनियन के दैनिक कामकाज को संभालने के लिए एक अंतरिम एड हॉक समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य के थक्कपन पिल्लईकर को सौंपी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया ये निर्णय गणेश कुमार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पतनापुरम सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गणेश कुमार के खिलाफ निजी और राजनीतिक आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक राह मुश्किल होती नजर आ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि विवादों के चलते उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी को बाधित करने के लिए NSUI की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत की विश्व विरासत राजस्थान विषय पर प्रदर्शनी में NSUI की तोड़फोड़ शर्मनाक और निंदनीय है। शेखावत ने कहा है कि ये कृत्य केवल एक कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, बलिदान की परंपरा और उन पूज्य माताओं के जौहर की स्मृतियों का अपमान है, जिनकी गाथाएं आज भी हम सबके भीतर स्वाभिमान और गर्व का संचार करती है। स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना अहम भूमिका निभा रही है। असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट में इस योजना के तहत हजारों जरूरतमंद परिवारों को बेहतर और मुफ्त इलाज मिल रहा है। महंगे इलाज की चिंता से राहत दिलाते हुए ये योजना कैसे लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल रही है। इस योजना के तहत भारत सरकार पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रही है, जो पहले महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण गरीबों के लिए एक सपना जैसा था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों से अब ये हकीकत बन चुका है और बोकाखाट के लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बोकाखाट में अब तक 1,07,937 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। अब बोकाखाट के लोगों के लिए इलाज एक बोझ नहीं बल्कि राहत बन चुका है। ये योजना न सिर्फ इलाज बल्कि अस्पताल में भर्ती, दवाइयाँ, परीक्षण और पोस्ट ट्रीटमेंट देखभाल को भी कवर करती है। बोकाखाट में सैकड़ों परिवारों ने योजना के तहत सर्जरी और गंभीर बीमारियों का भी उपचार कराया है। भारत सरकार की इस योजना की मदद से अब गरीब से गरीब परिवार भी बिना किसी वित्तीय चिंता के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा का लाभ उठा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना ने उनके जीवन को बदल दिया है। हम लोग का आयुष्मान कार्ड मिला है, उसी से हम लोग का बहुत सुविधा मिला है। आज जब दुखिया आदमी है, गरीब आदमी है, वो लोग को भी बहुत सुविधा हुआ है, क्योंकि वो लोग बीमार आजार होने से तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि पैसा के बारे में सोचना पड़ता है। जब से हम लोग का आयुष्मान कार्ड मिल गया तब से हम लोग को इतना टेंशन नहीं पड़ता। हमने आयुष्मान कार्ड 4-5 साल हो गया हमको मिला है और उस आयुष्मान कार्ड से हमको बीमार आजार में बहुत सुविधा हुआ है। इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। आयुष्मान योजना का निरंतर सफल क्रियान्वयन और इसके प्रति बढ़ती जागरूकता ने असम के गोलाघाट जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया है। योजना ने न केवल स्वास्थ्य को जन सुलभ बनाया है, बल्कि गरीब और कमजोर वर्ग के लिए एक संजीवनी के रूप में साबित हुआ है। इस योजना के जरिए सरकार ने सिद्ध कर दिया कि जब स्वास्थ्य की बात होती है तो उसे केवल प्राथमिकता ही नहीं बल्कि एक अधिकार माना जाता है। मोमिता विश्वास की रिपोर्ट, DT न्यूज।
और दिल्ली में स्वर्णकार समाज द्वारा स्वर्णकार श्रेष्ठ समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्णकार समाज की आवाज को राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक संगोष्ठी में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये संगोष्ठी स्वर्णकार समाज की राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें भाजपा एवं एनडीए के सहयोगी दलों में स्वर्णकार समाज को उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु सामूहिक रणनीति बनाई गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय सरकार ने देश में एलपीजी सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ काला बाजारी पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जबकि खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन लगातार निगरानी और छापेमारी कर रहे हैं। वहीं लोगों को अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा के साथ ही देश में तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। शायद 2 दिन बुकिंग की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो गया। जैसे गैस का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबल गैस आपके सामने दिख रहा है। सार्वर में कुछ गर्मिल है, वो बुकिंग लेना नहीं चाहता, थोड़ा ट्राई किया, हो गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ग्राहकों के साथ साथ गैस एजेंसी के कर्मचारी भी संतुष्ट नजर आए। हम महाराष्ट्र मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं, जहां पर एक गैस एजेंसी है और आप देखें तो यहां पर सुचारू रूप से गैस दिया जा रहा है। कस्टमर ये अफवाहबाजी की वजह से कस्टमर ने हमारा जैसे एरिया में जिस एरिया का 30 बुकिंग आता था उस जगह आज 150 बुकिंग आ रहा है। वहीं देश में एलपीजी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा देश भर में लगातार निरीक्षण और छापेमारी जारी है। प्रवर्तन टीमों ने पिछले 2 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2554 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस कार्रवाई में एलपीजी वितरकों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 37 लोगों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के लिए खाद्य कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य में वाणिज्यिक और घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी। रायपुर में एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जब्त सिलेंडरों में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर शामिल हैं। बिलासपुर में किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच के दौरान गैस निकालने के उपकरण भी मिले। इससे पहले हुई कार्रवाई में 75 गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। सरकार ने लोगों को अफवाहों और भ्रम फैलाने वाली खबरों से जहां बचने की सलाह दी है, वहीं घरेलू एलपीजी कनेक्शनों को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन है, उन्हें अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या उसे दोबारा भरवाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पिछले रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करें। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि देश में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने यह स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को पीएनजी की आपूर्ति स्थिर और निर्बाध रूप से जारी है। वैश्विक ऊर्जा में अनिश्चितताओं के बावजूद आईजीएल ने इन महत्वपूर्ण केंद्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। इससे गैस आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। 3 मार्च को कतर द्वारा फोर्स मेज्योर की घोषणा के बाद सभी ग्राहकों को संभावित रुकावट के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद आईजीएल ने वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल व्यवस्था की और अब देश में प्राकृतिक गैस की कोई कमी नहीं है। आईजीएल की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं और सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस युद्ध के बीच अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की विदेश नीति की काफी तारीफें हो रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। पश्चिम एशिया में हालात काफी खराब हो चुके हैं। पश्चिम एशिया, जिसे पश्चिमी दुनिया के लोग मध्य पूर्व कहते हैं, यहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का असर न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्यों इस युद्ध के कारण भारत में एलपीजी को लेकर चिंता पैदा हो रही है, कैसे भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, भारत कैसे इन हालातों में रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका को समझाने में सफल रहा, किस तरह से भारत ने सबसे तनावग्रस्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने गैस के जहाजों को निकालने में कामयाबी पाई। इस युद्ध को लेकर भारत का पक्ष क्या है, और अगर लंबे समय तक ये युद्ध चला तो भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका का आरोप था कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम यानी कि बिजली पैदा करने और दूसरी ऊर्जा जरूरतों की आड़ में परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है, जबकि ईरान इसे खारिज कर रहा था। इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी और अमेरिका चाहता था कि ईरान बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम के संवर्धन को छोड़ दे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे कि ईरान नहीं माना तो ईरान पर हमला होगा। बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, तो इसके बाद पिछले महीने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया। खामनेई के साथ ईरानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडर भी मारे गए। इसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान ने सर्वोच्च नेता चुन लिया। इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अभी आपको आगे बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और इसके बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल ये युद्ध पूरी तरह जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सैन्य ताकत को धराशायी करने का दावा कर रहे हैं। वहीं ईरानी ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी के विभिन्न देशों और इजराइल में पहुंच रही हैं, जहां अधिकतर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इंटरसेप्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। जिस तरह की इसकी स्थिति है, उस कारण इस पर ईरान का पूर्ण रूप से रणनीतिक कब्जा है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल 33 से 50 किलोमीटर के बीच है। खाड़ी देशों से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतार जैसे खाड़ी देश इसी मार्ग के जरिए अपना तेल और गैस वैश्विक बाजारों तक पहुंचाते हैं। दुनिया के कुल कच्चे तेल की एक दिन की खपत का लगभग 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का 20% इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक गैस और लगभग 60% तेल इसी मार्ग के जरिए आयात करता है। और आइए अब बात करते हैं भारत की। भारत ऐसी समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार रहता है।
भारत अपने यहाँ कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार रखता है, लेकिन नेचुरल गैस को इस तरह से भंडार कर रखना संभव नहीं है। इसलिए एलपीजी को लेकर भारत थोड़ा चिंतित है। अब यहां सक्रिय होती है भारत की विदेश नीति। इस संघर्ष में शामिल तीनों देशों अमेरिका, इजराइल और ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इलाके के संकट के मद्देनजर खाड़ी देशों के नेताओं और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की। ईरान के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने बात की। भारत के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी लगातार विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं और इसका असर दिखा। जहां भारत को तेल की समस्या न आए, इसके लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को शिथिल किया, तो वहीं ईरान ने भी भारत के तेल और गैस के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया। इलाके में मौजूद भारतीय नौसेना इन जहाजों को भारत आने में सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो यहीं पर दिखी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। वहीं सरकार कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से बात कर रही है। इधर होम फ्रंट पर एलपीजी की परेशानी से निपटने के लिए सरकार सारे कदम उठा रही है और अपने लोगों पर इसका फर्क नहीं आने दे रही। अब रही बात इस युद्ध की, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान अभी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। फिलहाल युद्ध रुकने की कोई किरण नहीं दिख रही। भारत लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों जो इस संघर्ष से जुड़े देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, या दूसरे स्तर पर लगातार अपील कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाया जाए। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर भी पूरी दुनिया में होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। और यूएई के हवाई अड्डा अधिकारियों के निर्देशों के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कुछ अस्थायी परिचालन में कटौती की है। इसके तहत अबू धाबी, रास अल खैमा और शारजाह के लिए और वहां से आने वाली सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली दुबई सेक्टर पर एक राउंड ट्रिप उड़ान संचालित करेगी, बशर्ते स्लॉट उपलब्ध हो और परिस्थितियां अनुकूल हो। यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के भविष्य की किसी तारीख के लिए अपनी बुकिंग दोबारा करवा सकते हैं या पूरा रिफंड लेने का विकल्प भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बर्फबारी से पर्यटन नगरी मनाली में हजारों लोग मुश्किल में फंस गए हैं। अचानक शाम को हुई बर्फबारी से अटल टनल में 1000 से अधिक वाहन फंस गए हैं। वाहनों की फंसने की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया है कि मनाली पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा बीआरओ और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टीमों को तुरंत मौके पर तैनात करें ताकि सड़क पर पड़ी बर्फ को हटाया जा सके। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक बड़ा फिटनेस और साइकिलिंग इवेंट है, जिसका आयोजन कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर किया गया है। और इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने आशीष सूद से बातचीत की है, आइए देखते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद सुबह सुबह सड़कों पे साइकिल चलाने के लिए निकले हैं। क्या मैसेज है, क्या संदेश है और आज साइकिल पर कैसे? फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री जी का इस देश को दिया गया एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को 2024 से साइकिल्स ऑन संडेज ऑन साइकिल्स में मनसुख मांडविया जी के मेंटरशिप में जिस प्रकार से ये आगे बढ़ाया जा रहा है, ये केवल फिटनेस नहीं, दिल्ली की पर्यावरण की फिटनेस के लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों साइकिल चलाने के लिए, साइकिल के इस्तेमाल के लिए। धीरे धीरे जब लोग इसको अडॉप्ट करें, सड़कों को उस दृष्टिकोण से, लेन्स को उस दृष्टिकोण से तैयार करने का भी प्रयास और विचार सरकारी स्तर पर चल रहा है। मेरा मानना यह है कि साइकिल्स ऑन संडेज ऑन साइकिल्स इज अ very big program which will give not only inspiration for fitness but also to keep the city fit in terms of its environment. मनसुख मांडविया जी को तो अक्सर हम पार्लियामेंट के अंदर देखते रहे हैं, वो साइकिलिंग करते हुए खुद आते थे। आज आपको भी मैं साइकिल पर देख रहा हूँ। दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्रियों से कहेंगे कि वो भी यहाँ पहुंचे। हम लगातार इसे करते हैं। हमने
वर्ल्ड अर्थ डे पर भी और ऐसे कई कार्यक्रम है, मगर दिल्ली सरकार इसको मास मूवमेंट के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करेगी। पोल्यूशन पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ये तो अगर दिल्ली में हम धीरे धीरे इस कल्चर को डेवलप कर पाए और वैसी लेन्स हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो दिल्ली के पर्यावरण पे, दिल्ली के ट्रैफिक पे इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। तो साफ तौर पर आप दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद को सुन रहे हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर साइकिलिंग करने के लिए निकले हैं और संदेश यही है कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आप अपने आप को फिट बनाएं, हिट बनाएं, क्योंकि इंडिया जब सड़कों पर उतरेगा, इंडिया फिट रहेगा तो इंडिया हिट रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और भारत के लंबी दूरी के स्टार धावक गुलवीर सिंह ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया और साथ ही 21.1 किलोमीटर की दूरी का पुरुषों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सेना के इस 27 वर्षीय धावक ने कड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 59 मिनट 42 सेकंड का समय लेकर दौड़ पूरी की। वो दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन वाइल्डशर्ट से पीछे रहे, जिन्होंने 59 मिनट 30 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। मोरक्को में जन्मे अमेरिका की लंबी दूरी के धावक जोहैर तालबी 59 मिनट 41 सेकंड का समय लेकर दूसरे स्थान पर रहे और इससे पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1 मिनट 30 सेकंड का था, जिसे स्टीपल चेज विशेषज्ञ अविनाश साबले ने 2020 में दिल्ली हाफ मैराथन में बनाया था। पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और जिसके साथ करीब 2 दशकों तक चले उनके करियर का समापन हो गया। सरफराज अहमद ने नवंबर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। नवंबर 2021 में वो आखिरी बार पाकिस्तान की ओर से मैदान पर उतरे। 37 वर्षीय अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मैच खेले। इन तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 6,164 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। विकेट के पीछे उन्होंने 315 कैच लपके और 56 स्टंपिंग भी की। सरफराज ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीत दिलाई थी। वो जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर आईसीसी खिताब जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। इराक फुटबॉल टीम मैक्सिको के मॉन्ट्री में होने वाले फीफा विश्व कप 2026 इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ में हिस्सा लेगी। इराक फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख अदनान दिरजाल ने बताया है कि टीम 31 मार्च को फीफा विश्व कप 2026 इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ में हिस्सा लेने के लिए मैक्सिको जाएगी। अमेरिका इजरायली हमले के बाद 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद है। इराक फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को पहले ही जरूरी प्लेऑफ के लिए वीज़ा दे दिया गया है और इस बीच इराक का सामना प्लेऑफ में बोलीविया या सूरीनाम से होगा। विजेता टीम 2026 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर लेगी। इराक ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड कप खेला था और वे महीने के आखिर में खेले जाने वाले प्लेऑफ में 39 साल का सूखा खत्म करना चाहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।